तो आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो कभी भारत की शान हुआ करता था और आज विवाद का दूसरा नाम बन गया है। एक शख्स जिसके 9,000 करोड़ के कर्ज की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए आपको सीधे उस रात में ले चलते हैं जिसने भारतीय बिजनेस की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 2 मार्च 2016। दिल्ली एयरपोर्ट पर रात का वक्त था और एक प्राइवेट जेट रनवे पर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। और जानते हैं उस जेट के अंदर कौन बैठा था? एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। यह शख्स था विजय माल्या। और ये भारत से उसकी आखिरी उड़ान थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस इंसान को लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाते थे, वो आखिर देश का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित आर्थिक भगोड़ा बना कैसे? आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। मतलब उस इंसान को समझना होगा जो इस पूरे साम्राज्य के केंद्र में था। वो इंसान जिसे दुनिया किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानती थी, विजय माल्या। माल्या की कहानी देखिए शुरू होती है 1955 में। वो एक बहुत अमीर बिजनेस फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता विट्ठल माल्या एक जाने माने कारोबारी थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में अपने पिता के जाने के बाद विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की कमान संभाली और देखते ही देखते किंगफिशर बियर को भारत का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। उनके पिता ने उन्हें एक सलाह दी थी जो आज के समय में एक तरह से चेतावनी लगती है। उन्होंने कहा था, बेटा, एक कारोबार सिर्फ बड़ा ही नहीं, अच्छा भी होना चाहिए। किंगफिशर बियर की जबरदस्त कामयाबी ने माल्या के हौसलों को कह सकते हैं पंख लगा दिए और इस बार उसने सच में आसमान की तरफ देखा। उसका सपना अब और भी बड़ा हो चुका था, एक ऐसी एयरलाइन बनाना जो भारत में हवाई सफर का मतलब ही बदल दे। और यही से जन्म हुआ किंगफिशर एयरलाइंस का। नारा था फ्लाई द गुड टाइम्स। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, कम किराए में वो लग्जरी सर्विस देना जो उस जमाने में सिर्फ अमीर लोग ही सोच सकते थे। ये उस वक्त के भारतीय बाजार के लिए एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी बात थी। और ये आइडिया, आप मानेंगे नहीं, जबरदस्त हिट हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने पहले 6 महीनों में ही 2 लाख से ज्यादा लोगों को सफर कराया। मतलब शुरुआत एकदम धमाकेदार थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक तरफ एयरलाइन आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। अब धीरे धीरे खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी थी। जरा इस पर एक नजर डालिए। एक तरफ कंपनी के हालात पतले हो रहे थे और दूसरी तरफ माल्या की जिंदगी, क्या कहने, 250 से ज्यादा लग्जरी कारें, खुद की फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, एक आईपीएल क्रिकेट टीम और दुनिया भर में शानदार बंगले। और इसी चकाचौंध के बीच कंपनी के अंदर से एक आवाज उठी। साल 2008 के आसपास कंपनी के ही एक क्लर्क ने हिम्मत करके मैनेजमेंट को चिताया कि सर, हम तो हर एक पैसेंजर पर पैसा गवा रहे हैं। पर उस आवाज को अनसुना कर दिया गया। और फिर हुई एक और बहुत बड़ी गलती। मार्केट पर कब्जा करने की होड़ में माल्या ने एक ऐसी एयरलाइन खरीद ली जो पहले से ही घाटे में चल रही थी, एयर डेक्कन। इस एक सौदे ने किंगफिशर के बढ़ते कर्ज में सीधे सीधे 1800 करोड़ रुपए और जोड़ दिए। और यहीं से शुरू हुई किंगफिशर के सपनों के महल के ताश के पत्तों की तरह ढहने की कहानी। साल 2010 में एक अखबार ने एक बॉम्बशेल रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि किंगफिशर एयरलाइंस पर 7,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। बस ये खबर बाहर आते ही सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ी। सबसे पहले कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने हड़ताल कर दी। फिर फ्यूल कंपनियों ने तेल देने से मना कर दिया। टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और आखिर में 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस ही रद्द हो गया। माल्या तो देश से चले गए, लेकिन अपने पीछे वो क्या छोड़ गए? एक टूटा हुआ भरोसा, हजारों बर्बाद जिंदगियां और एक ऐसा घाव जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर लग गया। और कुल रकम आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 9,000 करोड़ रुपए। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बैंकों का पैसा था। मतलब हम सबका पैसा जो हम टैक्स और अपनी सेविंग्स के तौर पर जमा करते हैं। और ये स्लाइड ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा दिखाती है। एक तरफ विजय माल्या जो लंदन में बैठकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ किंगफिशर के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी जिनकी नौकरी, सैलरी और सालों की जमा पूंजी सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला,
बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी भी हद से ज़्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सिर्फ नाम देखकर बैंकों को भी बिना पूरी जांच पड़ताल के लोन नहीं देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें कमाई से ज़्यादा खर्च हो, वो कभी लंबा नहीं चल सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये सिर्फ एक इंसान के लालच की कहानी है, या फिर इसमें हमारा पूरा बैंकिंग और रेगुलेटरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं फेल हुआ? ये सोचने वाली बात है।